बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस हो रहा है बच्चे, वो है बेसिक वर्सेस स्टैंडर्ड मैथ्स पर। बहुत बच्चों की थोड़ा सा ये डाउट है, जो लोग अभी 10th में आए होंगे, कि आखिर ये बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स है क्या चीज़ और हमें क्या लेना चाहिए, या फिर अगर स्टार्ट कर रहे हैं हम, अगर क्योंकि भी 10th आपने स्टार्ट करी है पढ़ाई, तो हम बेसिक करें तो कैसे कवर करें, स्टैंडर्ड कवर करें तो कैसे, क्या हमारा सोर्स होना चाहिए। तो ये सब बहुत सारे बातें हैं, तो मैं एक एक करके सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। और मेरा उम्मीद है कि आपको सारे जितने भी पॉइंट्स आपके, जितने भी डाउट्स हैं आपके, वो सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर ये बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स है क्या चीज़, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे, 2020 में जो बच्चे पेपर दिए थे, यानी इस साल का जो पेपर हुआ था 2020 में, इस साल से सीबीएसई बोर्ड ने एक रूल वो किया था, इम्प्लीमेंट किया था, कि जो बच्चे 11th क्लास में, ध्यान सुनना, 11th क्लास में पीसीएम लेना चाहते हैं, ठीक है ना, साथ साथ में कॉमर्स विथ मैथ लेना चाहते हैं, उनके लिए कंपलसरी कर दिया कि उनको अगर 10th में, अगर उनके पास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स होगा, ठीक है, तो ही वो ये 2 सब्जेक्ट लेकर के आगे की पढ़ाई कर सकते हैं 11th में। पीसीएम, ये पीसीएम क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जब आप 11th में जाते हो तो आपका स्ट्रीम बढ़ जाता है, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स। तो जो लोग चाहते हैं कि मैं 11th में पीसीएम करूं, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो उनके लिए, और कॉमर्स विथ मैथ्स वालों के लिए स्टैंडर्ड मैथ्स कंपलसरी है। तो आपको 10th में ये लेना पड़ेगा, तभी आपको ये मिलेगा। अब स्टैंडर्ड मैथ्स लोगे तो ही आपको ये मिलेगा, अगर आप बेसिक ले लिए तो आपको ये तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है। उसी तरह से जो लोग 11th में पीसीबी लेना चाहते हो, देखो ये मैं क्लियर कर देता हूँ, बायोलॉजी के लिए है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस आर्ट्स और प्लस कॉमर्स विथ मैथ्स नहीं, कोई भी अलग सब्जेक्ट के साथ में, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, तो वो बेसिक मैथ्स लेंगे, ठीक है ना, और बेसिक मैथ्स लेकर के वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इससे पहले 2000 यानी इसी साल जो 2020 का पेपर हुआ था, इसी साल ये इंट्रोड्यूस किया गया, तो आखिर ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, आखिर इसके पीछे का मोटिव क्या था, क्या वजह थी इसके पीछे की। देखिए होता क्या था इसके पहले, कि जो लड़के थे पहले तो ऐसा कोई रूल नहीं था, एक ही किताब थी मैथ्स की, सबके लिए पेपर एक ही आता था। तो बच्चे क्या होता, देखिए 10th में थोड़ा सा लेवल लो होता है, तो बच्चों के नंबर थोड़े अच्छे आए, क्योंकि बोर्ड की जो चेकिंग होती है थोड़ी सी इजी चेकिंग हो जाती है, तो बच्चों के परसेंटेज नंबर अच्छे आ जाते थे। तो सपोज करिए किसी बच्चे के 90% मार्क्स आ गए 10th में। अब होता क्या है कि जब बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं तो बच्चे जोश में आकर के, क्योंकि उतना टाइम उनके पास होता नहीं है नॉलेज का, क्योंकि पूरा जून तो निकल जाता है, जुलाई में स्कूल स्टार्ट होते हैं, तो वो परसेंटेज देख करके पीसीएम की तरफ मूव कर जाते हैं 10th का। और फिर पीसीएम का जो लेवल है थोड़ा, अब तो है ही बच्चे, ऐसा नहीं कि आपसे होगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये मेहनत मांगता है, ठीक है। तो होता क्या था कि बच्चे जब पीसीएम लेते थे तो स्टार्ट में उनके या तो रिजल्ट खराब हो जाते थे, या बच्चे थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते थे। अब होता क्या था, या तो वो फेल हो गए 11th में, या तो बच्चे उनके मार्क्स बहुत कम हो गए। तो फिर क्या होता था 11th में, वो लोग आधे ईयर के बाद, सीबीएसई में ये रूल है कि अगर आपके परसेंटेज अच्छे नहीं आ रहे हैं, या आप अपना स्ट्रीम चेंज कराना चाहते हो, तो आप स्ट्रीम चेंज करा सकते हो। तो फिर वो लड़के मूव कर जाते थे कॉमर्स में, या कई बार लड़के 11th फेल हो जाते थे और फिर दोबारा से रिपीट करते थे कॉमर्स में। तो इसी वजह से सीबीएसई बोर्ड ने ये रूल लगाया कि क्यों ना हम पहले से ही बच्चों को फिल्टर कर दें 10th में ही, और वही बच्चे आगे जाए पीसीएम ले जो वाकई सीरियसली डेडिकेटेड है, तो उनका शुरू से ही लेवल बन जाएगा। तो ये मोटिव था उनका, कि बच्चों का टाइम बर्बाद ना हो, बच्चे डिप्रेशन में ना जाए। तो ये अच्छे लिए किया गया, ताकि बच्चे शुरू से ही थोड़ा सा अपना इम्प्रूव करके रखेंगे लेवल, तो उनको 11th में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तो रहा इसको करने के पीछे का रीजन। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे कि आखिर अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा भी 10th में इस समय है, तो अभी मान लीजिए जुलाई से स्कूल खुलता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, उसके बाद जब स्कूल खुलेंगे, तो अगर बच्चा को मान लीजिए कोई किसी स्कूल में बच्चा जाता है, तो कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने कौन सा मैथ्स लिया है, बेसिक है कि स्टैंडर्ड है। कुछ स्कूल में तो पता होता है, जो अच्छे लेवल के स्कूल है, बहुत सारे छोटे स्कूल के जो लेवल के स्कूल होते हैं उनमें ये पता ही नहीं रहता कि कौन सा मैथ्स है, बेसिक है कि स्टैंडर्ड है। तो देखो ये पता कैसे चलता है, ये देखो एक बोर्ड का फॉर्म भरा जाता है, आपका बोर्ड का एक फॉर्म भरा जाता है, वहां पर आपसे
पूछा जाता है कि आप कौन सा लेना चाहते हो। कई बार ये स्कूल खुद ही भर देता है कि बच्चों पे उनका खुद का प्रेशर होता है तो खुद ही भर देते हैं कि हम अपने बच्चों को ये देना चाहते हैं। वरना बहुत सारे स्कूल ये आपसे पूछते हैं कि आपको बेसिक लेना है कि स्टैंडर्ड लेना है। मैक्सिमम स्कूल में पूछा जाता है आपसे कि कौन सा लेना है, आपको बेसिक लेना है कि स्टैंडर्ड। अब कहोगे कि हम पढ़ना तो हमें ही है, कॉमर्स हमें करना है तो हम क्यों लें। लेकिन कुछ स्कूल वाले ऐसे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वहाँ से कई बार ये कंप्लेन आई है कि उनको बताए बिना ही उन्होंने उनका भर दिया स्टैंडर्ड, बताया नहीं, जब एडमिट कार्ड आया तब उस पर पता चला आपका। तो ये आप कंफर्म कर लेना है स्कूल में कि आपने बेसिक लिया है तो वाकई आपका फॉर्म बोर्ड का जो भरा गया है उसमें बेसिक फिल करा गया है कि नहीं। जब बोर्ड के फॉर्म भरते हो तो ये आपका होता है और कोई टेंशन की बात नहीं है। आप अगर बेसिक चाहते हो तो बेसिक ही मिलेगा, स्टैंडर्ड चाहते हो तो स्टैंडर्ड ही मिलेगा आपको। अब हम आते हैं कि अगर कोई बच्चा बेसिक मैथ्स लेकर के अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसका क्या लेवल पढ़ने का वही रहेगा जो स्टैंडर्ड वालों का रहेगा, कि उनको अलग किताब करनी पड़ेगी या उनका लेवल अलग होगा। जो देखिए बच्चे, अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ध्यान सुनना मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से। अगर हम बोर्ड का आपका एग्जाम होता है मार्च में, अगर हम उसकी बात करें, उसको लेके चलें, तो अगर आप उसका लेवल रखोगे तो उसके लिए आप क्या करिए, अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं आप, तो अगर मेरी वीडियो के कॉन्सेप्ट है या किसी को भी फॉलो करो आप, सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो नहीं समझ में आ रहा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों की बातें, हो सकता है आप ये सिर्फ यही वाला वीडियो देख रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं सबकी बातें आपको समझ में आए। अगर समझ में आ रही नहीं तो ठीक है, किसी को भी फॉलो करो तो पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया, फिर क्वेश्चंस पे लेके गया हूँ, तो पहले आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। प्लस अगर आप बेसिक मैथ लिए हो तो एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी के सवाल तो आने चाहिए। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स विद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे होने चाहिए। साथ ही साथ बच्चे, अगर आपके पास थोड़ा टाइम होगा तो अगर आप बोर्ड के लिए तैयार करोगे तो कोशिश करना आप कि कुछ सैम्पल पेपर्स हम कर लें लास्ट टाइम तक पहुँचते पहुँचते, या पिछले साल के पेपर्स दिख जाएंगे, पेपर में क्वेश्चंस आते कैसे, और इनको आप रिपीट करना, कई बार करना। अगर आप बोर्ड के लिए चल रहे हो, एक बार से काम नहीं बनेगा। अब आपको लग रहा होगा यार एनसीईआरटी तुरंत हो जाएगी, क्या ही एनसीईआरटी। बच्चे लगता है एनसीईआरटी, कई सारे सवाल है, मैं देखना आपको बीच में जब वीडियो आगे बढ़ाऊंगा कई सारे क्वेश्चंस दे दूंगा आपको, एनसीईआरटी से ही नहीं होगा। तो एकदम हल्के मत लेना एनसीईआरटी को कि मैथ से बहुत आसान है, कई सारे सवाल है आपको टक जाएंगे। तो इसको आप मल्टीपल टाइम्स कर लेना, कई बार कर लेना, 2-3 बार, तो आपका काफ़ी इतने लिए। ना आपको आरडी शर्मा करने की ज़रूरत है, ना एग्जाम आइडिया कोई और अदर बुक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक सिर्फ बोर्ड के लिए बात कर रहे हो, मैं बोर्ड को लेके चल रहा हूँ। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड वालों के लिए, कि जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया हुआ है। तो देखो यार, पहले से ही आपका लेवल अप है। तो एक चीज़ बता दूँ, 10th का जो स्टैंडर्ड है ना, तो ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर ही अलग होगा। होता क्या है, आपके 30 सवाल आते हैं या 28 सवाल आ रहे हैं, तो करीब 5, 6 या 7 सवाल ही ना आपके स्टैंडर्ड में अलग होंगे। बाकी 20 सवाल तक ना लगभग सेम ही होते हैं, सेम ही लॉजिक के। तो वही 6-7 सवाल टफ लेवल के होते हैं। तो अगर आप 100 में 100 का टारगेट कर रहे हो मैथ्स में, तो आप छोड़ नहीं सकते 6-7 सवाल। तो उसके लिए ये तो आपका सेम ही रहेगा, कॉन्सेप्ट तो आपका बिल्कुल होना, कॉन्सेप्ट के बिना तो बच्चे मैथ्स हो ही नहीं सकता। प्लस एनसीईआरटी मस्ट है, सबसे पहले एनसीईआरटी आपका होना चाहिए। साथ में अब हम आते हैं एक्स्ट्रा बुक के ऊपर। देखिए बच्चे इसके बाद आते हैं आरडी शर्मा के ऊपर या आरएस अग्रवाल के ऊपर। लेकिन बच्चे, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इतने साल का पढ़ाने का, तो मैं बताऊं आपको ना, तो मेरे हिसाब से कोई आप इन दोनों बुक में प्रॉब्लम क्या है, ये मेरा पर्सनल है आपका, कि इनमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। करने के लिए तो बहुत अच्छा है कि जब आप आरडी करते हैं बच्चे तो उसमें क्वेश्चंस तो बहुत सारे, अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस बनता है। लेकिन प्रॉब्लम पता कहाँ बन जाएगा, जब आप लास्ट में बोर्ड के एग्जाम में रिवीजन करोगे। ध्यान सुनना, जब आप रिवीजन करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने कितने सवाल करे हैं, कौन कौन सा करूँ, कौन सा छोड़ूं। तो लास्ट टाइम में बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार मेरे तो इतने सवाल रहेंगे, क्योंकि आरडी में सवाल बहुत सारे हैं, सवाल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सब चीज़ें। लेकिन एज ए स्टूडेंट आप ये चूज करना छोड़ दोगे कि कौन सा हमारे मतलब का है, कौन सा नहीं है, और कौन सा सवाल कितने, क्योंकि आप जब करने लगते हो क्वेश्चंस तो बहुत सारे सवाल कर लेते हो, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो वहाँ पर। तो इसी वजह से वहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है, बोर्ड के एंड तक आप सबको समेट नहीं पाओगे। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि इनको ना फॉलो करके, आप इन दोनों को करके, आप टाइम है तो कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिएगा इसके साथ वो बुक करिए जिसमें क्वेश्चन की संख्या कम हो, पतली बुक हो, और दोबारा उनको आप दोबारा रिपीट कर सको। जैसे एग्जाम आइडिया कर सकते हो आप,
ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं एग्जाम आइडिया ही करो, उसके अलावा आप यू लाइक कर सकते हो, यू लाइक के क्वेश्चंस होते हैं आपके, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो पतले हों कि या जिनमें क्वेश्चंस कम हो, क्योंकि एग्जाम आइडिया में क्वेश्चंस कम है, ज़्यादा नहीं है। एक्सरसाइज में चले जाओगे तो क्वेश्चंस कम है आपके, और उसमें सेपरेट कर रखा है 1 2 3 मार्क्स, और इसमें एरर भी कम है आपका। तो आरडी में भी एरर, आरडी में भी कम एरर है, इसमें भी कम एरर है। तो एरर कम है तो आप इनको कर जाओगे तो ये फायदा होगा कि जब दोबारा रिविजन करोगे बोर्ड के टाइम पर तो आपको जल्दी रिविजन हो जाएगा आपका, ठीक है। साथ ही बच्चे दोनों के लिए बता दो, अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो, ये बहुत कम लोगों के अंदर ये एबिलिटी होती है, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो ये नोट्स अपने कॉपी बना करके अगर आप पढ़ते हो बच्चों तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप बुक के सॉल्यूशन पढ़ते हो तो आपको वो समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप नोट्स पढ़ोगे अपने तो आपको खुद के करे हुए रहेंगे और आपको समझ में आएगा। तो बेटर होगा कि अगर हैंड रिटन नोट्स बना लो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो हो गया मटेरियल। पेपर भी देख सकते हैं, और जिनका लेवल स्टैंडर्ड लेवल का अच्छा होता है, जो बच्चे लेते हैं उनका लेवल अच्छा होता है, तो पेपर वाला उतना बड़ा डिस्कस रूल नहीं रहेगा उनके लिए, कोई खास बात नहीं है। अब हम आते हैं बच्चे कि ये तो मैंने बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, तो क्या ये सब पूरे साल बच्चे फॉलो करें? यार देखो, पूरे साल ये लेके मत चलना, खासकर ये बेसिक वालों के लिए, स्टैंडर्ड वालों के लिए ठीक है। अब कहोगे ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ बच्चे। बोर्ड में बैठने से पहले बता दूं मैं आपको कि आपका जो पेपर होता है 100 नंबर का, उसमें 80 नंबर का तो पेपर होता है आपका बोर्ड का, 20 नंबर होता है स्कूल वालों के हाथ में। 20 मार्क्स बच्चे स्कूल वाले देते हैं आपको। लेकिन होता क्या है ना, ये 20 नंबर मिलता कहाँ से? आपके स्कूल में आपके एग्जाम होते हैं, ठीक है ना। स्कूल्स में आपके पेपर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह बोलो आप। तो इसके जो पेपर होते हैं ना बच्चे, वो उनका लेवल जो होता है, आप ध्यान सुनो, उनका जो स्कूल के एग्जाम्स होंगे आपके पूरे साल, वो 3-4 एग्जाम्स होते हैं 80-80 नंबर के बच्चे। यूनिट टेस्ट जो आपके होते हैं ना, उनका लेवल स्टैंडर्ड लेवल का होता है, एकदम ध्यान सुनना। वो बिल्कुल अलग पेपर नहीं बनाते हैं कि बेसिक वालों के लिए पेपर अलग डिजाइन करें और स्टैंडर्ड वालों के लिए अलग बनाए। उनका पेपर सबके लिए सेम रहेगा, और वो होते हैं स्टैंडर्ड लेवल के, स्कूल के जो वो होंगे। अब वहां पर आपके नंबर ही नहीं आएंगे, पता चला 100 में से आपके 20 नंबर आ रहे हैं, या 80 में से 10 नंबर 15 नंबर, बच्चे पूरे साल पास नहीं हो पाते। समझ में आया? तो होता क्या है ना, पूरे साल होते होते जनवरी तक आप मान लीजिए 3 एग्जाम हो रहे हैं आपके, आप तीनों एग्जाम में एक में एग्जाम में पास नहीं हुए, तो आपको लगेगा कि आप बोर्ड ही नहीं पास कर सकते। पता है बच्चे काफी ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मेरा तो एक भी एग्जाम नहीं, मतलब एक भी एग्जाम में मैं पास ही नहीं हो रहा हूँ, तो परसेंटेज तो छोड़ो, क्या मैं बोर्ड ही नहीं पास कर पाऊंगा? क्योंकि बच्चे इन एग्जाम्स का बोर्ड से बहुत दूर दूर तक नाता नहीं होता, क्योंकि ये सवाल जो आते हैं स्कूल वाले ना, कुछ भी दे देते हैं, वो कैसा भी लेवल होता है, तो इनका बोर्ड से कोई नहीं जाता, दूर तक रिलेशन नहीं होता। तो इसी वजह से मैं आपको कहूँगा कि चाहे आप बेसिक ले रखे हो, चाहे आप स्टैंडर्ड ले रखे हो, अगर आपका लेवल थोड़ा बहुत ठीक है, या अगर आप पढ़ने वाले हो, तो कोशिश करना कि अपना लेवल थोड़ा सा अप ही रखे, स्टैंडर्ड लेवल का ही रखे, ताकि कम से कम स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें थोड़े बहुत नंबर अच्छे आ जाए। और आप ही सोचो, अगर आपका लेवल पहले से ही अच्छा है, स्टैंडर्ड है, तो क्या आप बेसिक पेपर नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। समझ में आया बात आपको? तो इसीलिए मैं देखो आपको वीडियो जो बनाया है मैंने सेपरेट नहीं किया, बेसिक वालों के लिए अलग नहीं किया, स्टैंडर्ड वालों के लिए अलग नहीं किया, सबका कॉन्सेप्ट सेम रखा है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट दोनों के लिए बताया है मैंने, कॉन्सेप्ट वो बता दिया है कि स्टैंडर्ड वाला भी पकड़ के उसको कर सकता है, बेसिक वाले तो कर ही लेंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चन कराए मैंने वो बेसिक का ही है आपका। तो ये रहा मेरा कराने का मेन मोटिव था कि आप ये करके रखिएगा। अब देखो, इसके बाद भी ना कुछ बच्चे जो होते हैं आपके, उनका लेवल वाकई बहुत कम होता है, क्योंकि मैंने सारे तरह के बच्चे पढ़ाए हैं, एकदम ब्रिलियंट, जिनका माइंड बिल्कुल शार्प होता है। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि वाकई इतनी जल्दी 10th में आके ना आपका लेवल, अगर आपका लेवल 6-7 से सही है तो ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन की सारा खेल बच्चे कैलकुलेशन का होता है, प्लस माइनस का। अगर वही आपका वीक है तो आपको कॉन्सेप्ट आते हुए भी आप छोटी छोटी गलतियां करते हो, आपका स्पीड इंप्रूव नहीं हो पाता। तो इतनी जल्दी होगा भी नहीं, 1 साल के अंदर तो ये नहीं होता है, टाइम लगता है ये। तो फिर वो क्या करें बच्चे जिनका लेवल बहुत ही कम है? तो मैं उनको सलाह दूंगा, फिर आप स्कूल के जो एग्जाम्स होंगे इनको बहुत ज़्यादा दिल पे मत लेना, इनको लाइटली लेके चलना, बहुत ज़्यादा वो ना करना। थोड़ा हाँ, पेरेंट्स का तो प्रेशर रहेगा आपके ऊपर कि आप पूरे साल पास नहीं हो रहे होंगे, लेकिन आप बिलीव करना बच्चे कि अगर आप ये लेके अगर बेसिक लिए हो और इनको आप करते हो, एटलीस्ट ये करते हो, NCERT का कर लेते हो आप, और आप स्कूल के एग्जाम्स में नहीं भी पास होते हो या कम परसेंटेज आते हैं आपके,
आप बिलीव करिए बोर्ड में आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं मैथ्स में, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना ठीक है, मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी बातें। बाकी और भी कुछ बहुत सारे डाउट होंगे आपके, तो एक एक करके आप अच्छा इन वीडियो के अलावा कोई और भी बात है आपके जो मैंने बताई है उससे हट के, तो आप कमेंट में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उसके लिए फिर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो वो तभी बना पाऊँगा जब आप कमेंट में वो सारी बातें नोट करोगे। तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आप डिसाइड कर ही लिए होंगे कि बेसिक और मैथ्स स्टैंडर्ड किसका किसका कैसे है और कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, और मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग, मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ, तो परेशान होने की कोई बात